हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। सो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे गेटेड चैनल्स के बारे में। गेटेड चैनल्स के अंदर हमने डील किया था लीगेंड गेटेड चैनल और मैकेनिकल गेटेड चैनल। और मैंने आपको बोला था कि वोल्टेज गेटेड चैनल एक बड़ा सा टॉपिक है, उसको हमें एक अलग ही लेक्चर में समझना है। तो आज वो लेक्चर है जहाँ पे आज हम डील करने वाले हैं वोल्टेज गेटेड चैनल के बारे में। होप आप पीछे का सारा कुछ रिवाइज कर रहे हैं, बिकॉज अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो सारी चीजें एक के बाद एक वैनिश होने स्टार्ट हो जाएंगी, सारी चीजें वाइप आउट हो जाएंगी और फिर सारे कुछ आपके लिए बिल्कुल न्यू न्यू ही लगने वाला है। तो हमने कल जो लास्ट क्लास है वहां पे गेटेड चैनल्स के बारे में डील किया था। तो गेटेड चैनल्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था, लीगेंड गेटेड चैनल्स के बारे में मैंने बता दिया था। उसको बताया था कि ये दो टाइप के होते हैं, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक गेटेड। उसका मैकेनिकल गेटेड में मैंने आपको डील किया था, बताया था कि ये प्रेशर सेंसिटिव होते हैं, प्रेशर की वजह से सेंस करते हैं। ये सारा कुछ हम डील कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि जाइए एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए। अब आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर हमारा क्या है, 6 है। सो मैं यहाँ पे हेडिंग पुट कर देता हूँ। सो आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 6। तो आज हमें जो डील करना है, आज का जो मेजर टॉपिक आज हमें डील करना है वो डील करना है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं आज के लेक्चर में। और इसको बहुत अच्छे से बहुत सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आप आसानी से इसको मेमोराइज कर सकते हैं, या ये बाकी बोल सकते हैं कि आपको लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। बच्चों का इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट मैंने देखा है। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आपको ईजी वे में, कितना ईजी से ईजी वे में इसको समझा सकूँ तो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए समझते हैं क्या होता है। तो जब जनरली मैंने आपको जब गेटेड चैनल बता रहा था तो मैंने बताया था कि जो गेटेड चैनल होते हैं इनिशियली जैसे लॉक्ड होते हैं या ब्लॉक होते हैं या बंद होते हैं, ठीक है। तो उनको ओपन करने के लिए एक अलग क्या स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर लिगेंड गेटेड चैनल की बात करते हैं तो लिगेंड गेटेड चैनल में स्टिमुलस क्या था, न्यूरो थे हमारे। तो न्यूरो क्या कर रहा था, वो उस पर्टिकुलर गेट को ओपन कर रहा था, यानी जब तक उसके अंदर लिगेंड्स या फिर बोल सकते हैं न्यूरो बाइंड नहीं करेंगे तो वो ओपन नहीं होगा। सेम एज हमने जब देखा था मैकेनिकल गेटेड चैनल्स के बारे में, तो मैकेनिकल गेटेड चैनल्स क्या थे, प्रेशर सेंसिटिव थे। यानी उनको एक पर्टिकुलर प्रेशर मिल रहा था तब वो ओपन हो रहे थे, उससे पहले वो ओपन नहीं हो रहे थे। तो सेम एज अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वोल्टेज गेटेड चैनल, ये क्या होते हैं, इनिशियली क्लोज होते हैं, ठीक है। ये कैसे होंगे, इनिशियली क्लोज होते हैं, ये यानी बंद होते हैं। और ये ओपन कब होंगे, जब उस पर्टिकुलर जो चैनल्स है उसको एक पर्टिकुलर पोटेंशियल या एक पर्टिकुलर वोल्टेज मिलता है, ठीक है। तो ये कब ओपन होंगे, ओपन व्हेन थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पोटेंशियल इज जनरेटेड। यानी अगर सेल के अंदर या आयन चैनल्स के अंदर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट होता है, या थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जितना उसको ओपन होने के लिए, यानी उस पर्टिकुलर चैनल को ओपन होने के लिए जितने वोल्टेज की, मिनिमम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, अगर उतनी वोल्टेज उसको मिल रही है तब तो वो जाके ओपन होगा, अदरवाइज वो ओपन नहीं होगा, यानी वो क्लोज स्टेट में ही रहेगा। तो वो जो मिनिमम वोल्टेज है जिसकी वजह से वो खुल जाएगा, वो जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाएगा, उस मिनिमम वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। सो वो थ्रेशोल्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को, ये क्या है, मिनिमम पोटेंशियल। ये क्या है, मिनिमम पोटेंशियल पोटेंशियल दैट इज रिक्वायर्ड टू ओपन द आयन चैनल। यानी उसको ओपन करने के लिए मिनिमम कितनी पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है, उस मिनिमम पोटेंशियल को ही हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोलते हैं। और ये क्या है, अलग अलग पंप के लिए या अलग अलग चैनल्स के लिए इस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि सारे जितने भी चैनल्स हैं सबके लिए एक फिक्स वैल्यू प्रेजेंट होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब बात करते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल हमें देखने को कहाँ मिलेंगे। तो जनरली जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये आपको एक्सॉन्स पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेता हूँ, फिर उसको दिखाऊँ, उसके बाद बात करेंगे कि ये फंक्शन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होंगे आपके, प्रेजेंट ऑन एक्सॉन। प्रेजेंट ऑन एक्सॉन, एक्सॉन कहाँ होते हैं, न्यूरॉन्स का पार्ट होता है, ठीक है। एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये एक्सॉन का पार्ट, यानी जो न्यूरॉन, जो एक्सॉन है वो क्या है, न्यूरॉन का पार्ट है। न्यूरॉन क्या होता है,
आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है पढ़ा होगा कि फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन्स, ठीक है। उसके बाद ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, इनका काम क्या होता है, इनका मेन फंक्शन होता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना। एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि किसी ने आपको टच किया तो जो सेंसेशन डेवलप होता है बॉडी के अंदर, आपको सेंस कर पाते हो यार कि कुछ ऐसा हुआ है कुछ मेरे बॉडी के साथ, या कुछ आप बाहर का सेंस कर पा रहे हो, वो इसलिए सेंस कर पा रहे हो क्योंकि आपके बॉडी के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, इसका एक फंक्शन ये भी होता है कि इसका काम क्या होता है, ये जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, जनरेट एक्शन पोटेंशियल। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में बेसिकली हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, इनको हम फास्ट चैनल्स बोलते हैं क्योंकि बहुत तेजी से काम कर रहे होते हैं। तो ऑल्सो कॉल्ड एज फास्ट चैनल्स, इनको हम फास्ट चैनल्स बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल को सेंस कर सकते हैं और इनका एक मेन फंक्शन होता है इम्पल्स के ट्रांसमिशन में। तो इसके ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हेल्प्स इन इम्पल्स इम्पल्स ट्रांसमिशन। इम्पल्स ट्रांसमिशन में ये बेसिकली हेल्प करते हैं, यानी इम्पल्स को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम करते हैं। ये काम किसका होगा, आपका वोल्टेज गेटेड चैनल पे। अब हम समझेंगे कि वोल्टेज गेटेड चैनल बेसिकली फंक्शन कैसे करता है, इसका किस तरीके से मोड ऑफ एक्शन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट लेट मी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, देन आफ्टर विल गेट टू नो कि कैसे फंक्शन कर रहा है, ठीक है। सो बनाते हैं यहाँ पे न्यूरॉन के डायग्राम को। तो बेसिक सा डायग्राम मैं यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। तो जनरली अगर हम बात करते हैं कि न्यूरॉन के अंदर, तो न्यूरॉन के अंदर कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सेल बॉडी बोल रहे होते हैं। यहाँ पे इस तरीके से एक स्ट्रक्चर आप देखने को आपको मिलता होगा, ठीक है, इस तरीके से। ये जो स्ट्रक्चर है, अगर हम यहाँ पे बात करें, ज्यादा मैं इसको डिटेल नहीं बना रहा, सिर्फ हमें जितना काम है सिर्फ उतने ही चीजों को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, अदरवाइज डायग्राम थोड़ा सा बल्कि हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है हमारा एक्सॉन का, या बोल सकते हैं न्यूरॉन का, जिसमें से ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम नाम देते हैं सेल बॉडी। इसको क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। और उसके बाद ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो, इस पूरे पार्ट को हम नाम देते हैं एक्सॉन। ये हमारा एक्सॉन है। ये एक्सॉन टर्मिनल या साइनेप्टिक नोब्स बोलते हैं, यानी ये जो एक्सॉन का जो टर्मिनल पॉइंट है, इसको एक्सॉन टर्मिनल या साइनेप्टिक नोब्स, यानी जो गोले गोले स्ट्रक्चर दिखते हैं, इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। अब ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं उसको समझते हैं। जनरली होता क्या है, जितने भी वोल्टेज गेटेड चैनल प्रेजेंट होते हैं, जितने भी वोल्टेज गेटेड चैनल प्रेजेंट होते, चाहे वो सोडियम चैनल्स हो या पोटेशियम चैनल्स हो, वो सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक्सॉन्स पे प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ये यहाँ पे जो रेड कलर का मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो रेड कलर है, ये क्या है, सोडियम चैनल्स को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे ये सोडियम को डिनोट कर रहा है। ये क्या है, सोडियम पर कौन सा है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से ये पोटेशियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से होंगे, ये भी वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स होंगे। ये सारे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये जितने भी मैंने वायलेट कलर से लिखा है, ये क्या होगा, इसको बोलेंगे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। और जो ये रेड कलर से हमने जो बना रखा है, इसको बोलेंगे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ठीक है। ये इस तरीके से अरेंज होंगे। और साइनेप्टिक नोब के ऊपर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ प्रेजेंट होंगे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। तो यहाँ पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये तो डायग्राम है कुछ इस तरीके से। अब हम समझेंगे किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, किस तरीके से फंक्शन चीजें कर रहा होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। इनिशियली होता क्या है कि जो हमारा जो मेम्ब्रेन है, जो एक्सॉन का ये जो मेम्ब्रेन है, रेस्टिंग स्टेट में वो होगा क्या, यहाँ पर अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है। इस तरीके से
जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो अंदर की साइड वो नेगेटिव होता है और आउटसाइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस तरीके से आउटसाइड पॉजिटिव होता है इस तरीके से। तो इसका ये मतलब है कि जो आउटसाइड है यानी सेल के बाहर पोटेशियम का अमाउंट ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना है। सेल के बाहर सॉरी सोडियम का अमाउंट ज्यादा होता है, मैंने गलती से पोटेशियम बोल दिया। तो सेल के बाहर क्या है, सोडियम का अमाउंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बाहर का जो पोटेंशियल है पॉजिटिव है और इनसाइड द सेल क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है रेस्टिंग स्टेट में वो हमारा पहुंच जाता है -60 मिली वोल्ट के करीब। यानी रेस्टिंग स्टेट में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, -16 मिली वोल्ट होता है। और इस स्टेट को हम बोलते हैं कि जो हमारा मेम्ब्रेन है वो कैसा है, पोलराइज स्टेट में। ठीक है, अगर मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -60 वोल्ट है तो इसको हम बोलेंगे कि मेम्ब्रेन इज एट पोलराइज स्टेट। इसको क्या बोलेंगे, -60 का मतलब मेम्ब्रेन इज एट पोलराइज स्टेट, ये आपका पोलराइज स्टेट में। ठीक है, अब क्या होगा, लेट से कि कोई भी सेंसेशन या कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, तो अब होगा क्या कि ये जो डेंड्राइट्स है, ये जो इस तरीके के स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, इनको बोलते हैं हम डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, ये डेंड्राइट्स होते हैं। तो डेंड्राइट्स के ऊपर होता क्या है, इस तरीके से यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन्स का साइनेप्सिस, बेसिकली साइनेप्सिस फॉर्म होता है कि दूसरे न्यूरॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल या साइनेप्टिक नोब है वो यहाँ पर आता है। तो यहाँ से ये क्या क्या रिलीज करते हैं, ये लिगेंड्स रिलीज करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करेंगे। यहाँ पे क्या रिलीज करेंगे, रिलीज करेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो ये हमारा यहाँ पे सेल बॉडी है, सेल बॉडी के पास यहाँ पे डेंड्रॉन के पास किस तरीके का यहाँ पे चैनल प्रेजेंट होगा, यहाँ पे जो चैनल प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। ठीक है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ से। तो जैसे ही लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स प्रेजेंट होगा, तो जैसे ही यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होगा, यानी ये जो साइनेप्टिक नोब है, ये अगर कोई न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करता है, लेट्स से कि एसिटाइल कोलिन या कुछ भी इस तरीके से कोई भी लिगेंड को रिलीज करता है, तो ये जो लिगेंड यहाँ रिलीज होगा, ये लिगेंड क्या करेगा, सेल के अंदर, ये सेल के अंदर सोडियम का इनफ्लक्स इंक्रीज कर देगा। ये क्या कर देगा, सोडियम का इनफ्लक्स रिलीज कर देगा। और सोडियम का जैसे ही इनफ्लक्स यहाँ पे सेल बॉडी के अंदर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, यानी सोडियम क्या है, सेल के बाहर ज्यादा था, अब क्या है, जैसे ही यहाँ पे लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स ओपन होंगे तो सोडियम का क्या होगा, इनफ्लक्स होना स्टार्ट होगा, यानी सोडियम सेल बॉडी के अंदर एंटर करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही सोडियम सेल बॉडी के अंदर एंटर करना स्टार्ट होगा, तो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहले -60 मिली वोल्ट का था, अब धीरे धीरे क्या है, सोडियम के इनफ्लक्स की वजह से ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -60 से कम होना स्टार्ट होगा। कम होते होते क्या हो जाएगा, ये एक ऐसी स्टेट पे पहुंचेगा, उस स्टेट पे इसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -60 वोल्ट से कन्वर्ट होके कितने पे आ जाता है, -35 मिली वोल्ट पे आ जाएगा। जैसे ही ये -35 मिली वोल्ट के ऊपर आएगा, वैसे ही इस -35 मिली वोल्ट को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। इस -35 को क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अब इस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की वजह से अब होगा क्या कि जो हमारे सोडियम चैनल्स हैं, तो सोडियम चैनल्स के बारे में हम समझ लेते हैं पहली चीजें, तो उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा वोल्टेज गेटेड चैनल है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये -35 मिली वोल्ट पे ओपन हो जाएगा और +60 मिली वोल्ट पे ये दोबारा से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और वही अगर हम बात करते हैं यहां पर किसके बारे में, पोटेशियम चैनल के ऊपर, यानी अगर मैं वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल की बात करूं, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल की बात करूं, तो इसके साथ क्या होगा कि जो पोटेशियम चैनल है वो क्या होगा, 60 मिली वोल्ट का जैसे ही पोटेंशियल डेवलप होगा, इस केस में ये ओपन हो जाता है, और जैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल -80 मिली वोल्ट का आता है, वैसे ही पोटेशियम चैनल क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो हमें ये इंफॉर्मेशन थोड़ा सा याद रखना है, बिकॉज हम इसी इंफॉर्मेशन का यूज करके आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जनरली यहाँ पे जो साइटोन है, ठीक है, साइटोन के अंदर यहाँ पे जनरली लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं।
तो वो जो लिगेंड गेटेड आयरन चैनल्स है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, वो लिगेंड गेटेड चैनल्स खुल जाते हैं। खुलने की वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। सोडियम जैसे ही इन्फ्लक्स करना स्टार्ट करेगा, वैसे क्या होगा, यहाँ का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, और वो इंक्रीज होते होते क्या होगा, -60 मिली वोल्ट से कहाँ पे पहुंच जाएगा, -30 मिली वोल्ट पे पहुंचेगा। और जैसे ही -30 मिली वोल्ट आता है, इस स्टेट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। यानी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का मतलब कि अब जितने भी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है वो ओपन होने के लिए तैयार है। तो लेट सपोज कि अभी पहले यहाँ पे ये जो क्लोज थे, इस तरीके से क्लोज थे, अब वो क्या हो जाएंगे, वो ओपन हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, क्लोज से ओपन हो जाएंगे। जैसे ही ये 35 आएगा, वैसे ही ओपन होने के बाद बहुत तेजी रफ्तार से, बहुत स्पीड के साथ यहाँ पे सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। तो इस डायग्राम को मैं, यानी इस वाले प्रोसेस को मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे बनाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके, जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं। लो लेट सपोज ये क्या है, हमारा एक्सॉन का पार्ट है, ठीक है। इसको मैंने एक्सॉन का पार्ट बनाया है यहाँ पे। अब इस एक्सॉन में क्या होगा, यहाँ पर ये ऑलरेडी हमारे क्या है, ये है हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। ये हमारे क्या है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। ये इस तरीके से सारे के सारे मैंने वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल बनाया। इन वोल्टेज गेटेड चैनल्स के बीच बीच में क्या मैंने बना दिया, यहाँ पे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स बना दिए। ये सारे के सारे क्या है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। ये है हमारा वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। और ये जो रेड वाला है हमारा, इसको क्या बोलेंगे, ये है हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ये हमारे पास चैनल है, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया कि इधर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, मेम्ब्रेन पोटेंशियल -60 मिली वोल्ट था, बट बिकॉज ऑफ द लीगेंड्स, बिकॉज ऑफ द लीगेंड गेटेड चैनल, क्या होगा कि ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -60 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -35 मिली वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो -35 मिली वोल्ट है, इस स्टेट को मैं क्या नाम दे रहा हूं, इस स्टेट को मैं नाम दे रहा हूं यहाँ पे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। इसको नाम दे रहा हूं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। जैसे ही मेम्ब्रेन के अंदर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट होता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट होते ही अब ये जो सोडियम चैनल पहले इस तरीके से क्लोज थे, जैसे मान लो ये इस तरीके से क्लोज थे, अब ये क्या होंगे, क्लोज की वजह अब ये ओपन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, ये इस तरीके से ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन्स, ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। जैसे ही ये ओपन होगा, इसके ओपन होते ही यहां पर क्या होगा कि जो बाहर से सोडियम, जो कि सेल के बाहर क्या था, सोडियम का अमाउंट बहुत ज्यादा था, तो बाहर से सोडियम का इन्फ्लक्स बहुत तेजी के साथ होता है। यानी सोडियम का क्या होगा, इन्फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, सोडियम का इन्फ्लक्स बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट होगा। और ये इतना तेजी से बढ़ेगा कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जो अब -35 था, अब ये -35 से कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +60 मिली वोल्ट में ये हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही +60 मिली वोल्ट में पहुंचेगा, इस +60 मिली वोल्ट को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। यानी कि अब एक्सॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो चुका है। ये क्या हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है, अब ये क्या होगा, इस +60 मिली वोल्ट की वजह से अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है, ये आगे की तरफ फॉरवर्ड करा जाएगा। यानी एक्शन पोटेंशियल यहां से आगे फॉरवर्ड होगा, और आगे फॉरवर्ड होने के बाद ये जो पहले हमारा मान लेते हैं, ये जो सोडियम चैनल था, ये पहले से क्लोज होगा। इस एक्शन पोटेंशियल की मदद से अब ये वाला सोडियम चैनल भी ओपन हो जाएगा। और सोडियम चैनल के ओपन होते ही क्या होगा कि यहां से फिर से सोडियम का इन्फ्लक्स यहाँ पे फिर से बढ़ेगा। यहाँ पर भी क्या होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स बढ़ेगा। फिर ये एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ ट्रेवल करेगा, फिर यहाँ का वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होगा, और यहाँ से फिर से ये क्या होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यू करता रहता है टिल द एंड तक। ये क्या होगा, ये सारे सोडियम चैनल्स को ओपन करता चला जाएगा, और ये धीरे धीरे ये कहाँ तक पहुंचेगा, एंड तक पहुंच जाएगा, जब तक कि सारे के सारे सोडियम चैनल या एक्शन पोटेंशियल इस तरीके से आगे की तरफ मूव ना कर जाए। तो धीरे धीरे सोडियम क्या करता है, सारे
जितने भी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं उनको ओपन करता चला जाएगा। अब ओपन करते चल जाते 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 क्या हो गया, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, ये पूरा का पूरा मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट से किस में कन्वर्ट हो चुका है, डीपोलराइज स्टेट में कन्वर्ट हो गया। जब -60 मिली वोल्ट में था तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पोलराइज स्टेट। ये पोलराइज स्टेट है, ठीक है, ये कैसा है आपका, पोलराइज स्टेट है। अब जैसे ही लिगेंड गेटेड चैनल की वजह से जैसे ही इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर ओपन होंगे, वैसे ही क्या होगा कि यहाँ पर -34-35 मिली वोल्ट हो गया, इसको एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, या इसी स्टेट को डीपोलराइज स्टेट बोलते हैं कि डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ। फिर सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से या जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -35 से +60 मिली वोल्ट में हो गया, इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब ये एक्शन पोटेंशियल कंटिन्यूअसली आगे की तरफ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर अभी आपने पीछे लिखा था कि +60 मिली वोल्ट आते ही ये सोडियम चैनल्स तो बंद हो जाते हैं, तो आप तो यहाँ पे बोल रहे हो खुला हुआ है। तो होगा क्या कि जैसे ही यहाँ पे 60 मिली वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट होगा, तो ये जो 60 मिली वोल्ट का जो पोटेंशियल है, ये क्या करेगा, अपने सराउंडिंग्स के अंदर जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे पोटेंशियल दूर होना स्टार्ट होगा तो पोटेंशियल कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे +60 मिली वोल्ट धीरे धीरे आगे जाके इस सोडियम चैनल को ओपन कर देगा। तो जब ये, क्योंकि ये इनिशियली क्लोज रहता है, जब तक ये ओपन होगा, सारे एक साथ ओपन नहीं होते, पहले ये ओपन होगा, फिर ये ओपन होगा, फिर ये ओपन होगा, फिर ये होगा, इस तरीके से ओपन होते हैं। तो जैसे ही ये वाला, जब ये फर्स्ट ओपन हो जाता है, उसके बाद जब ये सेकंड ओपन करता है, उस स्टेट में क्या होता है। अब सेकंड स्टेट की बात करते हैं कि सेकंड स्टेट में क्या हो रहा है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगेन ये क्या है मेरा, यहाँ पर ये मेरा सेल मेम्ब्रेन है, या बोल सकते हैं एक्सॉन है। अब इस एक्सॉन में होगा क्या, ये बीच में मैंने बनाया अपने यहाँ पे क्या, ये सारे के सारे हो गए हमारे, क्या है ये सारे के सारे, सोडियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। तो अब सोडियम चैनल्स में होगा क्या कि अब ये वाला जो सोडियम चैनल है, ये तो ओपन हो चुका है, मान लेते हैं सेकंड स्टेट है। एक्शन पोटेंशियल यहाँ से आगे की तरफ इस तरीके से शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने की वजह से ये वाला सोडियम चैनल खुला और यहाँ पर सोडियम का इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ का तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हो चुका है, +60 मिली वोल्ट हो गया है, और 60 मिली वोल्ट पे सोडियम चैनल्स क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यही होगा, ये यहाँ का जो एक्शन पोटेंशियल है 60 मिली वोल्ट करते ही ये वाला तो चैनल क्या होगा, फिर से क्लोज हो जाएगा। ये क्या होगा, जैसे 60 मिली वोल्ट का यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट होगा, ये पूरी की पूरी तरीके क्लोज हो जाएगा, बट इसका जो इम्पैक्ट है ये इस वाले चैनल को ओपन कर देगा, ठीक है। अब ये वाला तो क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। उसी मीनवाइल क्या होगा, यहाँ पे पोटेशियम चैनल्स हैं। पोटेशियम चैनल्स को मैंने भी बताया कि पोटेशियम चैनल्स क्या होते हैं कि ये 60 मिली वोल्ट पे ओपन होंगे। तो अब यहाँ पे जो पोटेशियम चैनल है वो यहाँ पे ओपन हो गए। अब ऐसा क्यों होता है कि सोडियम चैनल ओपन थे तब पोटेशियम बंद था, अब पोटेशियम ओपन हुआ है तो सोडियम, मतलब कि ये क्या हो गया कि पोटेशियम चैनल जैसे ही ओपन हो गया वैसे ये सोडियम चैनल क्लोज हो गया। ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन ये है क्योंकि मेम्ब्रेन को अपने ओरिजिनल स्टेट में भी तो उसको जाना है, उसको ओरिजिनल स्टेट में भी रखना है। और ओरिजिनल स्टेट कैसा होता है, पोलराइज स्टेट होता है, -60 मिली वोल्ट पे होता है। अगर -60 मिली वोल्ट अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो नेक्स्ट टाइम एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा, या नेक्स्ट टाइम किस तरीके से सेंसेशन डेवलप होगा। तो नेक्स्ट टाइम के लिए चीजें दोबारा से नॉर्मल हो जाए, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या है, पोटेशियम चैनल का ओपन होना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, 60 मिली वोल्ट का आ जाता है, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो हमारा पोटेशियम चैनल है ये ओपन हो जाएगा। अब इसके ओपन होने से क्या होगा कि जो सेल के अंदर, या बोल सकते हैं एक्सॉन के अंदर, पोटेशियम का अमाउंट ज्यादा होता है। तो ये क्या करेगा, यहां से पोटेशियम को आउटफ्लक्स करना स्टार्ट कर देगा, यानी जो पोटेशियम है, पोटेशियम का क्या होगा, आउटफ्लक्स, पोटेशियम का आउटफ्लक्स होगा। पोटेशियम के आउटफ्लक्स की वजह से यहां से कंटिन्यूअसली पोटेशियम बाहर जाना स्टार्ट करेगा, और पोटेशियम बाहर जैसे जैसे जाना स्टार्ट करेगा वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पे जो पहले पॉजिटिव चार्ज था +60 मिली वोल्ट, अब ये +60 मिली वोल्ट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा, इसकी वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट होगी। यानी ये जो वैल्यू है धीरे धीरे क्या हो रहा है, पोटेशियम बाहर जाना स्टार्ट कर रहा है। इसके साथ के साथ और क्या होगा कि यहाँ पे ये तो काम कर ही रहा है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप भी होता है। यहाँ पर इसके आयन चैनल्स के अलावा क्या होता है, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमें क्या करना है, दोबारा से एक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करना है। तो यहाँ पर होगा क्या कि जैसे जैसे पोटेशियम चैनल यहाँ पे ओपन होते हैं
पोटेशियम चैनल के ओपन होते ही यहाँ से बहुत ज्यादा अमाउंट में जो पोटेशियम है वो क्या होंगे, आउटफ्लक्स होगा। पोटेशियम चैनल के होते ही क्या होगा, ये सारे के सारा आउटफ्लक्स होना स्टार्ट होगा, और ये कंटिन्यूअसली इतना ज्यादा आउटफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है कि पोटेशियम का अमाउंट बाहर की तरफ बहुत ज्यादा हो जाता है और अंदर की तरफ ये क्या होगा, बहुत नेगेटिव हो जाता है। इस स्टेट में जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल मतलब जो पोटेंशियल है वो -60 की जगह -80 पे चला जाता है। ये कहां पे चला जाता है, -80 मिली वोल्ट पे चला जाता है। और जब अगर मेम्ब्रेन का पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल -80 मिली वोल्ट हो जाए तो इस स्टेट को हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, कि मेम्ब्रेन जो है हमारा हाइपर पोलराइज स्टेट में आ चुका है। और जैसे ही मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज स्टेट में आएगा, अगेन ये क्या है, जो पोटेशियम चैनल है जो खुला हुआ था, अब ये जो पोटेशियम चैनल है ये क्या हो जाएगा हमारा, अगेन ये क्लोज हो जाएगा कि सोडियम यहां से बाहर निकलेगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया, हाइपर पोलराइज स्टेट में हो गया। अब इस स्टेट में हुआ क्या है, सोडियम का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया अंदर और पोटेशियम का अमाउंट क्या हो गया, बाहर बहुत ज्यादा हो गया। तो इस चीज को दोबारा से हमें मेंटेन करना है। तो मेंटेन करने के लिए यहां पर क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप एक्ट करना स्टार्ट करता है। और सोडियम पोटेशियम पंप किस तरीके से एक्ट करता है कि ये 3 सोडियम को बाहर ले जाके फेंकता है और 2 पोटेशियम को अंदर लाके रख देता है। ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलता रहता है और धीरे धीरे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -80 से अगेन किस पे रीस्टोर हो जाता है, -60 मिली वोल्ट पे रीस्टोर हो जाता है। और इस तरीके से दोबारा से हमारा जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज स्टेट में आ जाता है और वो टोटली फंक्शनल करने के लिए तैयार रहता है। तो अगर मैं इन सारे को पॉइंटर्स की फॉर्म में लिख दूं कि किस किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, तो उसको समझ लेते हैं। इनिशियली क्या होता है, हमारा जो मेम्ब्रेन है वो किस में होता है, रेस्टिंग फेज में होता है। तो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, ठीक है, सो दैट कि जब आप कभी रिवाइज करें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियली जो हमारा मेम्ब्रेन है वो किसने पे होता है, -60 मिली वोल्ट पे होता है, यानी पोलराइज स्टेट पे होता है, ठीक है। तो इनिशियली लेट मी इरेज दिस, इनिशियली membrane is at polarized state, ठीक है। पोलराइज स्टेट का मतलब क्या है कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो हमारा कितना होता है, -60 मिली वोल्ट होता है। और इसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल। तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल की स्टेट में, ठीक है। अब क्या होगा सेकंड स्टेट में, अगर या सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेट में जितने भी लीगेंड गेटेड चैनल्स थे, ठीक है, जो सेल बॉडी के ऊपर है, ठीक है, सो ऑल लीगेंड गेटेड चैनल ऑन सेल बॉडी ओपन एंड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम अकर्स। यानी यहाँ पे क्या होगा, सोडियम का इनफ्लक्स अकर होना स्टार्ट होगा। जितने भी हमारे क्या है, जितने भी लीगेंड गेटेड चैनल्स है वो ओपन हो जाएंगे सेल बॉडी के ऊपर और सोडियम का इनफ्लक्स होना स्टार्ट होगा। अब जैसे ही सोडियम का इनफ्लक्स होगा तो क्या है कि जो -60 मिली वोल्ट है, -60 मिली वोल्ट से किस पे जनरेट हो जाएगा, -30 मिली वोल्ट पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं थर्ड स्टेट क्या होगा, ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम द membrane potential increases to -35 मिलीवोल्ट। और इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ जनरेट होगा। अब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट होने से क्या होगा कि जितने भी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ड्यू टू थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन्स। ये क्या हो जाएगा, सोडियम चैनल वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा और ये क्या करेगा, एंड इंक्रीजेज
इंक्रीजेस द पोटेंशियल टू +60 मिली वोल्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल, कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, इसको हमने क्या नाम दिया, एक्शन पोटेंशियल। अब इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होगा कि ये एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ ट्रेवल करेगा, और वो क्या करेगा, दूसरे सोडियम के इन्फ्लक्स को या दूसरे सोडियम को ओपन कर देगा। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं ड्यू टू +60 मिली वोल्ट क्या होगा, अब 60 मिली वोल्ट की वजह से क्या होगा, सोडियम चैनल्स तो ओपन मतलब क्लोज हो जाएंगे, और पोटेशियम चैनल क्या हो गया, अगेन ओपन हो जाएंगे। तो ड्यू टू +60 मिली वोल्ट सोडियम चैनल गेट्स क्लोज एंड पोटेशियम चैनल गेट्स ओपन। ठीक है, अब जैसे ही ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसका क्या होगा, आउटफ्लक्स या ई फ्लक्स होना स्टार्ट होगा। इससे क्या होगा, इट इंक्रीजेज द आउटफ्लक्स, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ई फ्लक्स भी बोलते हैं। इट इंक्रीजेज द ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आउट ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन के बाहर पोटेशियम का आउटफ्लक्स होना स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे ही पोटेशियम का आउटफ्लक्स होगा, ये कब तक होना स्टार्ट होगा, जब तक कि मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -80 ना पहुंच जाए। ठीक है, तो ये क्या होगा, आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम लीड्स टू हाइपर पोलराइजेशन, ये हाइपर पोलराइजेशन को लीड करेगा। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब है -80 मिली वोल्ट को ये मेंटेन करेगा। अब हमें क्या है, मेम्ब्रेन को दोबारा से उसके नॉर्मल स्टेट में लेके आना है, कि दोबारा से -60 मिली वोल्ट हो जाए, रेस्टिंग स्टेट पे आ जाए, तभी तो नेक्स्ट टाइम वो दोबारा से काम करेगा। तो अब इसको दोबारा लाने के लिए क्या होगा, जितने भी ओपन पोटेशियम चैनल्स हैं, ठीक है, ओपन पोटेशियम चैनल्स हो गए या फिर सोडियम पोटेशियम पंप है, ये सारे दोबारा से एक्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, ओपन पोटेशियम चैनल या फिर सोडियम पोटेशियम पंप ये क्या होंगे, ये आपस में वर्क करेंगे। ठीक है, ओपन पोटेशियम चैनल या सोडियम पोटेशियम पंप एक्ट टुगेदर एंड मेंटेन द पोटेंशियल टू -60 मिली वोल्ट, ये दोबारा से इसको -60 मिली वोल्ट तक लाके खड़ा कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की। यहाँ पे हो सकता है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, आप चीज समझ नहीं पा रहे हैं, तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो ये जितनी सारी चीजें हमने डिस्कस की, इसको एक ग्राफ के तौर पे भी समझ लेते हैं, ग्राफ किस तरीके से इसका बनाया जाएगा। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं यहाँ पे, तो ग्राफ अगर मैं देखूं जरा यहाँ पे इसका, तो लेट मी ड्रॉ द ग्राफ। तो यहां पर क्या होगा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा इसका। इस तरीके का ग्राफ होगा। ठीक है, जिसमें से ये वाला जो पार्ट है, इसको 1, इसको 2, इसको 3। ठीक है, सॉरी इसके ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये इनिशियल वाला जो स्टेट है, तो ये जो पार्ट है इसको 0 बोलेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1 2 3, ये 4 हो जाएगा। तो ये वाला जो स्टेट है, इस समय जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है वो -60 मिली वोल्ट होगा। तो -60 मिली वोल्ट को क्या बोलते हैं, रेस्टिंग स्टेट, इसको बोलेंगे रेस्टिंग स्टेट, या इसको हम बोलते हैं पोलराइज स्टेट, इसको बोलते हैं पोलराइज स्टेट, रेस्टिंग स्टेट या पोलराइज स्टेट। ये जो वाला पार्ट है, यहाँ पे पोटेशियम
यहाँ पर पोटेशियम के इन्फ्लक्स की वजह से यहाँ पे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -35 मिली वोल्ट पे पहुंच जाता है, और इस वाले स्टेट को हम बोलेंगे कि थ्रेशोल्ड वाला पार्ट है ये कैसा है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वाला पार्ट है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि सोडियम का कंटिन्यूसली इन्फ्लक्स होगा, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेशियम पोटेंशियल है वो +60 मिली वोल्ट पहुंच जाएगा, और इस वाले स्टेट को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल होगा, यहीं पे धमाका होगा, ठीक है, यहीं पे जनरेट होगा। उसके बाद दोबारा से ये वाला जो स्टेट है, यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, -80 मिली वोल्ट हो जाता है, और इस वाले स्टेट को हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। यानी पोलराइजेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, और दोबारा से ये क्या हो जाएगा, रेस्टिंग स्टेट आ जाएगा। जब दोबारा से ओपन चैनल सोडियम पोटेशियम पंप ये दोबारा से वर्क करना स्टार्ट करेंगे, तो ये दोबारा से इसको रेस्टिंग पोटेंशियल की स्टेट में लाके खड़ा कर देगा, यानी अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, -60 मिली वोल्ट का पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जितने भी वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, उनको क्या कर सकते हैं कि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो उन चैनल्स को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कुछ टॉक्सिन्स के बारे में भी डील कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डील कर रहे हैं टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स दैट ब्लॉक्स वोल्टेज गेटेड चैनल्स, जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, ऐसे टॉक्सिन्स का यहाँ पे नाम डील कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऐसे कौन कौन से टॉक्सिन्स हो सकते हैं, तो एक का नाम है टेट्राडॉक्सिन, टेट्राडोडॉक्सिन टॉक्सिन। इसका काम क्या होगा, ये क्या करता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, यानी ये उसको काम करने नहीं देगा, ब्लॉक कर देगा। उसके अलावा सेक्सी टॉक्सिन, सेक्सी टॉक्सिन नाम से ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं, सेक्सी टॉक्सिन। और दूसरा क्या हो सकता है नेक्स्ट, डेंड्रो टॉक्सिन। ये क्या करेगा, इसका काम होता है ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये टॉक्सिन्स का काम है। ये टॉक्सिन्स क्या करेंगे, उन चैनल्स को ब्लॉक कर देंगे, ओपन ही नहीं होने देंगे, तो बहुत सारी गड़बड़ी हो सकती है उसके अंदर। ठीक है, तो ये तो था वोल्टेज गेटेड चैनल्स के बारे में हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को भी डील कर लेते हैं जरा यहाँ पे, जब हम यहाँ तक आ ही गए। तो नेक्स्ट एक प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं एक्वापोरिन्स, एक्वापोरिन्स। तो नाम से ही पता चल रहा है ये जो प्रोटीन है इसका काम क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स या आयनिक मॉलिक्यूल्स का कंडक्शन करवाता है या उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो इसका 2 डिग्री स्ट्रक्चर होता है, 2 डिग्री स्ट्रक्चर, वो कैसा होता है, वो अल्फा हेलिक्स होता है। 2 डिग्री स्ट्रक्चर कैसा होगा, अल्फा हेलिक्स होगा। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन यूकैरियोट्स। जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। उसके बाद नाम, इसका जो नाम सजेस्ट कर रहा है कि एक्वापोरिन है, तो ये किस लिए हेल्प किया जाएगा, इसका क्या यूज होगा कि वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। सो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में हेल्प करता है, वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। साथ के साथ ये क्या है कि ये कुछ अमाउंट में एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ अमोनिया, कुछ अमाउंट में अमोनिया एंड कुछ गैसेस को भी ये क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जितने भी चार्ज आयंस होते हैं उनका ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सो चार्ज आयंस और मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड, इनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट एक चीज और ध्यान रखना है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो टेट्रामर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर टेट्रामर होता है। टेट्रामर का मतलब यानी यहाँ पे 4 सब यूनिट प्रेजेंट होगा, 4 सब यूनिट्स प्रेजेंट होंगे,
और ये जो 4 सब यूनिट है उसका एक सब यूनिट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको 6 बार स्पेन करता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ईच सब यूनिट स्पेन स्पेन 6 टाइम्स, ईच सब यूनिट स्पेन 6 टाइम्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 6 बार स्पेन करता है, ठीक है। और इसके अंदर एक सेलेक्टिविटी फिल्टर होता है, ठीक है। क्या होगा सेलेक्टिविटी फिल्टर? सेलेक्टिविटी फिल्टर सेलेक्टिविटी फिल्टर कौन सा होगा? यहाँ पे जो सेलेक्टिविटी फिल्टर होता है उसको बोलते हैं एनपीए। एनपीए का मतलब क्या है? एन यहाँ पे आपका है एस्पार्जिन, पी क्या है? प्रोलाइन, और ये ए एस्पार एलिनीन है, ये एलिनीन है, ठीक है। तो ये इसका सेलेक्टिविटी फिल्टर होता है। उसके अलावा एक्वापोरिन्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दो पार्ट में एक्वापोरिन्स को डिवाइड कर सकते हैं। और ये दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे जो है उसको बोलेंगे एक्वापोरिन वन, एक होगा एक्वापोरिन वन। और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा क्या होगा? एक्वापोरिन टू, ठीक है। एक होगा एक्वापोरिन वन और एक होगा एक्वापोरिन टू। तो ये जो एक्वापोरिन वन है ये क्या है? इसको हम एडीएच से रेगुलेट नहीं कर सकते। एडीएच का मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो इसको रेगुलेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाय एडीएच। एडीएच का मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसको रेगुलेट कर सकते हैं। सो कैन बी रेगुलेटेड बाय एडीएच। इसको हम एडीएच से रेगुलेट कर सकते हैं, यानी एक को रेगुलेट कर सकते हैं और एक को रेगुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसके बाद एक्वापोरिन के बारे में बात करने के बाद अब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ पोरिन्स। नेक्स्ट है हमारा पोरिन्स। तो पोरिन्स क्या करता है इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे इसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है यानी 2 डिग्री जो स्ट्रक्चर होगा वो अल्फा हेलिक्स होता है, सॉरी जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो होता है आपका बीटा शीट का होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बीटा हेलिक्स, आप बोल सकते हैं बीटा शीट में प्रेजेंट होता है। और ये प्रेजेंट कहाँ होगा? तो प्रेजेंट होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हम लिख सकते हैं प्रेजेंट ऑन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा। उसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के। क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ पोरीन से अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसका साइज 100 डाल्टन से कम है वो अलाउ कर सकता है, ठीक है। सो पोरिन्स कैन अलाउ मॉलिक्यूल ऑफ साइज लेस देन 1000 डाल्टन्स। 1000 डाल्टन से जिसका साइज कम होगा पोरिन उसको अलाउ कर सकता है। अदरवाइज अगर ऊपर है तो पोरिन के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा प्रोटीन। तो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है सी एफ टी आर। सी एफ टी आर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ध्यान रखना है। सी एफ टी आर का मतलब होता है यहाँ पे अगर इसकी मैं फुल फॉर्म लिखूं तो होगा सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। ये इसकी फुल फॉर्म है। क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्शन सिस्टम, ठीक है, रेगुलेटर। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये एक क्लोराइड चैनल की तरह वर्क करता है, ठीक है। यानी ये इसके अंदर से क्लोरीन का इन और आउट हो सकता है, तो ये एक्ट एज क्लोराइड चैनल,
तो ये क्लोराइड चैनल की तरफ वर्क करता है। और जो CFTR है वो ABC ट्रांसपोर्टर फैमिली को बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू ABC ट्रांसपोर्टर फैमिली। अब ये ABC ट्रांसपोर्टर फैमिली क्या होते हैं, यानी ये इस फैमिली के अंदर क्या होगा, जितने भी ATP बाइंडिंग कैसेट्स प्रेजेंट होते हैं या ATP फॉर्मिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बिलोंग करते हैं। यानी इसमें क्या होगा, कंटेन्स ATP बाइंडिंग कैसेट, ATP बाइंडिंग कैसेट। यानी यहाँ पे जितने भी प्रोटीन्स होंगे उनके पास ATP को बाइंड करने का मतलब कि एक प्लेस प्रेजेंट होगा। तो ये होता कैसे है इसको समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। सपोज करो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर प्रेजेंट होती है। इस तरीके से हम ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में डील कर चुके हैं। अगर नहीं किया है, पढ़ा है, तो आप प्लीज़ एक बार जाकर ज़रूर रिपीट कर लो, बताया है मैंने बार बार आपको। तो कुछ इस तरीके का ये मॉलिक्यूल होता है यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, इस वाले स्टेट को बोलेंगे E1 कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे जो पार्ट होता है यहीं पे ATP बाइंडिंग साइट होता है, या ATP बाइंडिंग साइट, यानी ATP यहाँ पे बाइंड करता है। और यहीं पे क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स का ये बाइंडिंग का सेट, ये जो पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग कैसेट। यानी इस वाले पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड बाइंड करेगा। तो अब होगा क्या कि जैसे ही यहाँ से ATP इस स्ट्रक्चर में बाइंड होगा, तो ATP के बाइंड होते ही इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ बदल जाता है। और बदलने के बाद कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसा सा हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यानी E1 से E2 कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे ATP बाइंड हो चुका है। ATP का बाइंड होते ही क्या होगा कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन अंदर से बाहर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो CFTR का क्या है, CFTR बेसिकली क्लोरीन ट्रांसपोर्टर की तरफ वर्क करता है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्लोरीन ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है इस चीज़ को। उसके बाद अगर कहीं इस CFTR के अंदर ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन है, अगर इसके अंदर कोई भी म्यूटेशन होता है, इफ म्यूटेशन occurs इन CFTR, अगर CFTR के अंदर म्यूटेशन होगा तो ये क्या करता है, इट लीड्स टू सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो यानी अगर CFTR के अंदर कोई भी गड़बड़ी हुई, कोई भी म्यूटेशन हुआ, तो CFTR की वजह से ये क्या होगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस करेगा। और सिस्टिक फाइब्रोसिस के सिम्टम्स क्या है, वूफिंग कफ, क्या होगा, वूफिंग कफ। ठीक है, ड्राई खांसी जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, सॉल्टी पैच ऑन स्किन, यानी स्किन ड्राई होगी और थोड़ा सा वाइटिश होना स्टार्ट होती है, ड्राइनेस आ जाएगा। ड्राइनेस ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर ड्राइनेस आ जाएगा। उसके बाद क्या, पैंक्रियाज अफेक्टेड हो जाएगा, पैंक्रियाज अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ना आपको अगर पता चले कि CFTR प्रेजेंट वैसा होता कहाँ पे है, तो जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट होगा अगर वहाँ म्यूटेशन हो गया तो उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो CFTR की जो लोकेशन है, जो प्रेजेंट कहाँ होता है, CFTR प्रेजेंट ऑन, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा CFTR। तो अगर इसकी बात करें तो ये एल्वेलाई पे प्रेजेंट होगा, एल्वेलाई हो गया। GI ट्रैक पे होगा, GI का मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। ठीक है, पैंक्रियाज पे हो सकता है और स्किन के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर इसके अंदर कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो फिर ये सारी दिक्कतें आ जाएंगी। सपोज करो कि अगर हम ये बात करते हैं एल्वेलाई है, तो एल्वेलाई के अंदर क्या होगा, CFTR की वजह से जो अंदर का पार्ट होता है, हमारे एल्वेलाई का अंदर वाला पार्ट, ये इस तरीके से स्मूथ होता है। इसके अंदर सरफेस जो होता है इसका पूरा का पूरा वेट होता है।
अगर सी एफ टी आर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है तो एल्वेलाई कैसा होगा, एल्वेलाई इज वेट, ठीक है। लेकिन अगर म्यूटेशन हो जाए, सी एफ टी आर में म्यूटेशन हो जाए तो ये कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। एल्वोलर सरफेस, एल्वोलर सरफेस गेट्स ड्राई, ये ड्राई हो जाएगा और इसी के ड्राई की वजह से वूफिंग कफ आ जाता है। इसी वजह से क्या होगा, वूफिंग कफ आएगा। तो ये सी एफ टी आर के बारे में था। तो ये हमने डिस्कस कर लिया आज वोल्टेज गेटेड चैनल्स के बारे में सभी कुछ। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में, जो चीज़ समझ नहीं आ रही, आप डायरेक्टली मुझे कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मेरे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। अगर कोई सजेशन है तो डायरेक्टली मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, मैं उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगेन अगर आप लोग नए हैं चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर ले, सो दैट कि मैं आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी आपकी मदद कर सकूंगा। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, इससे क्या होगा, थोड़ा मेरा भी मोरल बूस्ट रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।